हेलो एवरीवन, आई एम सत्येंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसे हम फर्मेंटेशन चैप्टर का एक पार्ट भी मान सकते हैं, एक एप्लीकेशन भी मान सकते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, वो बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन जो है इसमें यानी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट है वो है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे सिट्रिक एसिड की। तो सिट्रिक एसिड जो है ये पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू मिलता है। पहल ये जो है लेमन से ही मिलता था, क्योंकि ये लेमन नींबू का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि जो सिट्रिक एसिड है वो एक इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल में, जिसे हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें अवेलेबल है, तो पहले के दौर में तो सिट्रिक एसिड लेमन से ही आइसोलेट किया जाता था, जो कि अराउंड 7 to 9% सिट्रिक एसिड कंटेन करता था। लेकिन अभी के दौर में जो सिट्रिक एसिड है वो 99% जो है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के थ्रू आता है। अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें कि एप्लीकेशंस क्या हैं सिट्रिक एसिड के, तो सिट्रिक एसिड अपने आप में एक प्लीजेंट टेस्ट और पैलेटेबिलिटी को कंटेन करता है। इसी के कारण इसे हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे फूड्स में, ब्रेवरेजेस में लाइक जैम्स, जेलीज, कैंडीज और डेजर्ट ना, फ्रोज़न फ्रूट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाइन, इन सभी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते थे। और इसके अलावा भी अगर स्किन को गोरा करना है, ब्राइटनिंग अगर करनी है कलर की, तो उसके लिए भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इसमें यानी कि काम आता है। सिट्रिक एसिड जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी एक्ट करता है और फूड के फ्लेवर्स को भी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। दूसरे पहलू में जाएं तो केमिकल इंडस्ट्री में ये एंटी फोमिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो है टेक्सटाइल्स को ट्रीट करने के लिए काम आता है। मेटल इंडस्ट्री में प्योर मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखें तो ये ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है ब्लड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, ऑइंटमेंट में सिट्रिक एसिड जो है एज अ प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज़ होता है। आयरन साइट्रेट है वो भी अच्छा सोर्स माना गया है आयरन का। तो सिट्रिक एसिड जो है वो स्टेबलाइज़र के तौर पे भी, जो कि फैट, ऑयल और एस्कॉर्बिक एसिड में जो है एज अ स्टेबलाइजेशन के लिए जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मेटल आयंस के साथ में, ये तो हमने पहले ही बात की थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये इमल्शंस में भी एज अ स्टेबलाइज़र क्या करता है, काम करता है, यूज़ होता है। और चीज़ के प्रिपरेशन में भी ये काम आता है। डिटर्जेंट और क्लीनिंग इंडस्ट्री में भी सिट्रिक एसिड का बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्रोडक्शन जो होता है सिट्रिक एसिड का वो दो तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल में इसे सरफेस प्रोसेस के थ्रू या फिर सबमर्ज्ड प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसे कर सकते हैं। सरफेस प्रोसेस जो है इसमें सॉलिड और लिक्विड मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम के थ्रू ये हो सकता है। ठीक है, सबमर्ज्ड प्रोसेस जो रहता है इसमें हम लोग स्टीयर्ड बायोरिएक्टर और एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर, जिसकी डिज़ाइन हमने पिछले वीडियोस में देखे थे, उसके बेसिस पे होता है। तो दोनों ही प्रोसेस जो हैं लगभग यानी कि न्यूट्रिएंट मीडियम के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो
प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम लोग इसे सरफेस फर्मेंटेशन के थ्रू जाते हैं या फिर सबमर्ज फर्मेंटेशन के थ्रू जाते हैं, तो दोनों के लिए ही जो है यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो है ना, वो रॉ मीडियम है, उससे हम लोग मीडिया प्रिपेयर करते हैं। मीडिया प्रिपरेशन से को प्रिपेयर करने के बाद में हम उसे स्टेरलाइज करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ऑलरेडी इस पॉइंट में दिया हुआ है। मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जिस जगह से ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बायोटेक्नोलॉजी यू सत्यनारायण से लिया गया है, ठीक है। तो वापस हम लोग इस डायग्राम में आते हैं। तो अगर सरफेस फर्मेंटेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो मीडियम है, स्टेरिलाइज्ड मीडियम है, वो रखा जाता है और एयर इन एंड एयर आउट ये प्रोसेस जो है वो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में अगर सबमर्ज्ड प्रोसेस के थ्रू अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो एयर लिफ्ट फर्मेंटेशन और स्टीयरिंग फर्मेंटेशन, ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो यहाँ से जो है मीडियम जो है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम हमने डाला है वो फर्मेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो माइसेलियम सेपरेशन है, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इसमें इन्वॉल्व थे फर्मेंटेशन के लिए, उन्हें अलग किया जाता है, देन उससे फ़िल्टर किया जाता है, ठीक है। फिर उसमें लाइम और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उससे इसे और क्लीन किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग रिकवरी देखते हैं, ठीक है, रिकवरी देखते हैं हम लोग। तो जो ये जो रिकवरीज है वो स्टार्ट होता है कल्चर ब्रोथ को क्या करने से, फ़िल्टर करने से, ठीक है, जिसमें हम लोग माइसेलियम यानी कि जो कि लगभग 10% सिट्रिक एसिड जो है रखा हुआ रहता है ना, उससे हम लोग उसको अलग करते हैं। देन ऑक्जेलिक एसिड जो एक अनवांटेड बाई प्रोडक्ट होता है, उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है रिमूव करते हैं। वो कैसे करते हैं, प्रेसिपिटेट लाइम से, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था ना कि लाइम जो है हमने ऐड किया था, वो इस तरीके से हम लोग इसे क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट आउट करके कल्चर ब्रोथ से अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस कल्चर ब्रोथ को अगेन pH 7.2 और टेम्परेचर 7 to 90 डिग्रीज पे हम लोग उससे अगेन प्रेसिपिटेट करते हैं सिट्रिक एसिड को, ठीक है। एंड देन फॉर प्योरीफिकेशन हम लोग उससे क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में जो है हम लोग उसे डिज़ोल्व कर देते हैं। और फाइनल स्टेप क्या होता है कि हम लोग जब उसे इसमें कैल्शियम सल्फेट मिलाते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है। और फाइनल स्टेप में सिट्रिक एसिड जो है रिकवरी जो है वो पूरा बेस्ड होता है एक्टिवेटेड चारकोल कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर्स और उसके क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर में ही, ठीक है, जिससे हमको सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट जो है वो मिल जाता है बिलो 36 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे प्रोसेस आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पे लाइम और सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया, ठीक है। उसके बाद में हम उससे एक्टिवेटेड चारकोल के साथ ट्रीट करते हैं, कैटायन एनायन एक्सचेंजर के साथ में इसको ट्रीट करते हैं और उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए रख देते हैं। क्रिस्टलाइज होने के बाद में उसे ड्राई किया जाता है, इसकी स्क्रीनिंग की जाती है और स्टोरेज किया जाता है और इस तरीके से हमको जो सिट्रिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे बायोलॉजिकल वे का एक तरीका है जिसमें जो क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ से भी ये बनता है। वो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है और उसका मेजर सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सिट्रिक एसिड है ये बनता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है प्लांट में इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर होता है तो उसको अभी जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये वही डायग्राम है कि यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है ना, एज मोनोसोडियम ग्लूटामेट के तौर पे ये बनता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें डिज़ोल्विंग टैंक्स में डाला जाता है, उसके बाद में उसे स्टेरलाइज किया जाता है, फिर बफर टैंक में ये जाता है और उसके बाद में ये फर्मेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे इसमें इनोकुलम जो है डाला जाता है, अमोनिया और पीएच कंट्रोल को भी मेंटेन करके रखा जाता है और स्टेराइल एयर जो है उसे भी पास किया जाता है फॉर द एयर लिफ्ट
ठीक है। और फर्मेंटर में ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं लगती हैं न्यूट्रिएंट्स में, इसमें जो है कार्बन सोर्स के तौर पे जो रिफाइंड जो सुक्रोज ग्लूकोज जो रहते हैं, और अनरिफाइंड यानी लाइक शुगर बीट, शुगर केन, मोलेसिस जो है इन्हें यूज़ किया जाता है लाइक एज अ कार्बन सोर्स। जापान और जैसे कंट्रीज़ में जो एसीटेट है ना, वो इंस्पेक्सिव जो हैं यूटिलाइज हो सकते हैं। और कई सारे सबस्ट्रेट्स हैं लाइक एल्केन्स, इथेनॉल और मेथनॉल जो है वो बहुत ही कम तौर पे यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन सोर्स के ऊपर देखें तो नाइट्रोजन अमोनिया जो है बहुत ही क्रूशियल जो होता है कन्वर्टिंग के लिए कार्बन सोर्स से ग्लूटामिक एसिड के लिए। इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया जो है वो क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है ऑर्गेनिज्म को, है ना। तो शुरुआती दौर में जो फर्मेंटेशन जो होता है वहाँ पे अमोनिया सॉल्ट्स को जो है वो काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो ऐड किया जाता है। इस कोर्स के दौरान यानी कि इस फर्मेंटेशन के कोर्स के दौरान जो अमोनिया है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली जो है ऐड करा जाता है, जिससे कि जो पीएच है वो कंट्रोल फॉर्म में रहे, ठीक है। और साथ ही साथ इस नाइट्रोजन के कंटिन्यूस सप्लाई के साथ ही साथ जो है यूरिया भी जो है ये एक अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि जो अमोनिया है उसे बराबर जो है फर्मेंटर में ऐड किया जाता रहता है ताकि पीएच को कंट्रोल करके रखा जा सके, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स के तौर पे बायोटिन जो है उसे ऐड किया जाता है, क्योंकि ये एज अ ग्रोथ करवाने में, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसका मात्रा क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, तो 5 माइक्रोग्राम जो बायोटिन है वो पर लीटर मीडियम के लिए रिकमेंडेड किया गया है, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है, यानी कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो उसे भी कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखा जाता है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा तो उससे ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो रुक जाएगा, और अगर कम होगा तो उसमें लैक्टिक एसिड के या सक्सिनिक एसिड के प्रोडक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए ग्लूटामिक तो दोनों ही कंडीशन में जो है ग्लूटामिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी लो होगा, इसलिए जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी उसे एडिक्वेट और कंटिन्यूसली मेंटेन रखा जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिकवरी की बात करें तो हमको तो पता चल गया कि कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, पीएच, टेम्परेचर, पीरियड ऑफ फर्मेंटेशन और यील्ड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ये जो है हमको पता चल गया है यहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है ना, इस डायग्राम से। कि फिर हम लोग यहाँ पे फर्मेंटेशन होने के बाद में सेल को सेपरेट करेंगे, फिर आयन एक्सचेंजर को जो है वो इल्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर अगेन एनायन एक्सचेंजर से हम लोग जो रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उन्हें निकालेंगे, फिर इवेपोरेट करके इसे क्रिस्टलाइज करेंगे, और एज अ मोनोसोडियम ग्लूटामेट के तौर पे हम उसे प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। तो ये एक सिस्टेमिक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ग्लूटामिक एसिड का प्रोडक्शन अगर प्लांट पे होगा तो वो किस तरीके से होगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे वो है ग्रिजोफ्लुविन, ठीक है। ग्रिजोफ्लुविन जो है वो एरोमेटिक एंटीबायोटिक्स के अंडर आते हैं। ये जो एंटीबायोटिक है ये एक स्पेशली फंगी होता है जिसमें चिटोनियस सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन जो है, स्किन इन्फेक्शन जो है कॉज करते हैं, तो वेरियस टाइप के जो फंगल स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ही इन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब वैसे एग्जैक्ट मैकेनिज़्म ग्रिजोफ्लुविन का तो अभी पता है नहीं, फिर भी इसे ये माना जाता है कि ये जो है चिटिन के बायोसिंथेसिस से ही जो है डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रिजोफ्लुविन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो पोर्शन जो दिख रहे हैं ये ग्रिजोफ्लुविन का स्ट्रक्चर है। तो प्रोडक्शन कैसे होता है ग्रिजोफ्लुविन का, यहाँ पे जो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है ना, वो होता है इनोकुलम के तौर पे पेनिसिलियम पेटुलम जो है उसका यूज़ करके, ठीक है। तो जो
इसका जो केमिकल सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। वहीं पे ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस इसका जो होता है वो एरोबिक सबमर्ज्ड प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग ग्लूकोज रिच मीडियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए जो है सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं और ऑप्टिमल कंडीशन रखा जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस का, जैसे कि टेम्परेचर जो है 23 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, पीएच जो है 6.8 टू 7.3 रहता है, एरिएशन जो है 0.8 to 1 ppm रहता है, ठीक है। और ये इसको बनने में लगभग जो है 7 से 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन के लिए जैसे कि पेनिसिलिन, विटामिन B12 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।